आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 राजनीतिक विज्ञान की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी बुक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय। डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। वीडियो को ध्यान से देखें, आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को फॉलो कर लीजिए, एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। यहाँ पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। सोवियत संघ के सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी सोवियत संघ जब टूट गया था तो उसके पीछे क्या मुख्य कारण थे जिसके कारण वो सोवियत संघ टूटा। सोवियत संघ आप सभी जानते हैं यूएसएसआर सोवियत संघ था, जो 1991 में, ठीक है, ऑफिशियली 1991 में जो है वो टूट चुका था। हालांकि इसकी टूटने की नींव जो है वो पहले ही रखी जा चुकी थी, लेकिन 25 दिसंबर 1991 में ऑफिशियली मिखाइल गोबार्चे द्वारा जो है ऑफिशियली ये कह दिया गया था कि सोवियत संघ का जो है विघटन हो गया है। लगभग 15 देश इससे इससे जो है अलग हो गए थे। सोवियत संघ के विघटन के जो मुख्य कारण थे वो निम्नलिखित थे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि एक दल का प्रभुत्व। सबसे जो पहला कारण था वो ये था कि वहां पर एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, एक ही पार्टी थी जिसका पूरे देश पर वर्चस्व था, पूरे यूएसएसआर पर वर्चस्व था। और इसके द्वारा जो इसकी नीतियां थी, जो इसके इसके डिसीजंस थे, वो जनता के ऊपर थोपे जा रहे थे। सोवियत संघ की जनता की इच्छा को पूरा करने में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो असमर्थ थी उस समय। यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो केवल और केवल युद्ध पर फोकस कर रही थी, ना कि जनता के आर्थिक विकास पर, सामाजिक विकास पर, ठीक है, राजनीतिक विकास पर। इस पर फोकस नहीं था, जनता की आवाज को दबाया जाता था। सभी अधिकार जो है वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर आ गए थे। कम्युनिस्ट पार्टी एक तरीके से तानाशाही का रोल निभा रही थी उस समय। तो जनता जो थी वो अपने आप को उस समय शोषित महसूस कर रही थी। तो अ, जनता का कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति रोष उत्पन्न हो गया था। जनता ने अपनी सरकार का विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहला कारण ये था कि एक दल का प्रभुत्व बन गया था, यानी एक ही पार्टी जो है देश को चला रही थी, जिसकी वजह से जनता के बीच में रोष उत्पन्न हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट था इसका साम्यवादी व्यवस्था का सत्तावादी होना। जो साम्यवादी व्यवस्था उस समय यूएसएसआर के अंदर चल रही थी वो सत्तावादी हो गई थी। सत्तावादी कैसे हो गई थी? समाजवादी व्यवस्था में जनता के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, यानी कि जो भी जनता के अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया था। निजी संपत्ति वगैरह सब कुछ जो है वो सरकार ने अपने अधीन कर ली थी। सब कुछ सरकार के अंदर था, ठीक है। और सरकार क्या काम कर रही थी? सरकार बेसिकली एक ही काम कर रही थी, सैन्य शक्ति को बढ़ावा दे रही थी, ठीक है, युद्ध को बढ़ावा दे रही थी। तो सारे अधिकार जो है वो सरकार के पास चली गई थी, यानी साम्यवादी जो व्यवस्था थी वो सत्तावादी हो गई थी। जितनी भी जनता की जो निजी संपत्तियां थी, जनता के जो सारे अधिकार थे, वो सभी किसके पास चले गए थे? सीधे सीधे सरकार के पास चले गए थे। सरकार के निर्णय जो हो रहे थे वो जनता पर थोपे जाने लगे, ठीक है। इससे वह सत्तावादी हो गई। जनता में असंतोष बढ़ गया। इससे क्या हुआ? जनता में असंतोष बढ़ गया। देखिए, जहां भी अगर सरकार सत्तावादी हो जाएगी ना, अपने बारे में सोचने लग जाएगी, जनता की नहीं सुनेगी, या जनता पर अपने डिसीजन को थोपेगी, अपने निर्णय को, अपनी नीतियों को जनता के ऊपर थोपेगी, तो वहां की जनता क्या होगी? वहां की जनता इस चीज को समझ जाएगी और वो अपनी ही सरकार के प्रति उनके मन में रोष पैदा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रीजन था कि साम्यवादी व्यवस्था जो थी वो सत्तावादी हो गई थी। इसके बाद जो कुछ भी संसाधन वहां पर बचे थे यूएसएसआर में, उसका जो प्रयोग था वो अच्छे से नहीं हो रहा था। यानी जो भी उपलब्ध संसाधन थे, एक तो संसाधनों की कमी वैसे ही हो गई थी, क्योंकि काफी लंबे समय तक शीत युद्ध का दौर चला था, जिसकी वजह से बहुत सारी हानियां यूएसएसआर को देखने को मिली थी, है ना। तो उसकी वजह से जो बचे कुछ संसाधन थे उसका प्रयोग भी जो है वो सरकार अच्छे से नहीं कर रही थी, जिसके कारण जनता ने वहाँ वहाँ की सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया था, ठीक है। आर्थिक तंगी हो गई थी, जनता के पास आर्थिक तंगी आ गई थी, बेरोजगारी जो है अपनी चरम सीमा पर थी। पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ का पिछड़ना, जो पश्चिमी देश थे उनकी तुलना में सोवियत संघ की जीडीपी हो गई, आर्थिक स्थिति हो गई, ठीक है, ये सब कुछ जो है वो खराब हो गई थी। जो सोवियत संघ से जुड़े हुए जितने भी देश थे उनकी आर्थिक हालात जो है वो बिल्कुल खराब हो गए थे। मिखाइल गोबार्ची की सुधार नीति। मिखाइल गोबार्ची उस समय जो है यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे। इन्होंने एक नई नीति स्थापित की थी यूएसएसआर को एक दोबारा से पुनर्गठन करने के लिए, दोबारा से उसको
एकजुट बनाने के लिए, जो कि उस समय जो है वो कारगर नहीं थी। ठीक है, उस समय जनता के अंदर इतना रोष था जो मौजूदा सरकार थी उसके प्रति, तो उस सबको देखते हुए जनता जो है उसके भी खिलाफ थी। मिखाइल गोबार्चे की सुधार नीति थी, उसके खिलाफ जनता चली गई थी। इसकी नीति थी पुनर्संरचना और खुलेपन की नीति। ठीक है, ये दोबारा से यूएसएसआर को इकट्ठा करना चाहते थे, जो कि जो मिले हुए देश थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, जो कि वहाँ जो जनता थी उस समय की वो नहीं चाहती थी। जनता का विश्वास जो है वो सरकार खो चुकी थी, इसीलिए उसकी नीतियां उस समय कोई काम नहीं आई। तो उस नीति को भी, वो नीति कह सकते हो कि उसका जो नीति का काम था वो उल्टा पड़ गया था उस समय। ठीक है, जनता के ऊपर। लास्ट पॉइंट था इसका, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ना होना। ठीक है, जिस भी सरकार के अंदर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है तो उस सरकार का गिरना तय है। यानी कि लोकतांत्रिक देश ना रह करके सत्ता तांत्रिक कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि तानाशाही जो है वहां पर व्यवस्था चल रही थी। लोगों को विचारों की अभिव्यक्ति नहीं थी, लोग अपने विचार नहीं रख सकते थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या था कि वहां की जनता का जो है अपनी ही सरकार के प्रति अलग दृष्टिकोण पैदा हो गया था, जिसकी वजह से यूएसएसआर का जो है विघटन हो गया। फिर एंड में चल करके 25 दिसंबर 1991 को ऑफिशियली ये घोषित कर दिया गया कि यूएसएसआर का विघटन हो जाएगा, यूएसएसआर के टुकड़े हो जाएंगे। जो देश है यूएसएसआर के, लगभग 15 देश जो है उससे अलग हो जाएंगे। तो ये कुछ मुख्य रीजंस थे जिनकी वजह से यूएसएसआर का विघटन हो गया था, यूएसएसआर जो है टूट गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन किस प्रकार बदला? डिस्कस करते हैं, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति जो है किस प्रकार शक्ति संतुलन के आधार पर बदली। तो 1945 के बाद से अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य चला आ रहा शीत युद्ध सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत द्वारा सोवियत संघ की समाप्ति का प्रस्ताव पारित होने के बाद ही समाप्त हो गया था, है ना। यानी 1945 के बाद जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई, तो जो है इसके विश्व पर अलग अलग प्रभाव पड़े। ठीक है, शक्ति संतुलन की बात करें तो क्या क्या प्रभाव पड़े थे इस पे। तो देखिए, इससे विश्व शांति का आधार, सबसे पहली जो मेन बात थी कि विश्व शांति, विश्व के अंदर जो एक माहौल बना हुआ था ना यूएसएसआर और अमेरिका के बीच, के कभी भी जो है तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, तो उसकी संभावना खत्म हो गई थी। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही इसकी संभावना खत्म हो गई कि तीसरा विश्व युद्ध जो है, दुनिया का पर जो खतरा बना हुआ था तृतीय विश्व युद्ध का, वो टल गया था। ठीक है, इससे क्या हुआ, विश्व शांति का आधार मजबूत हुआ और दोनों देशों में लंबे समय से चलते आ रहे तनाव का अंत हो गया था। यानी जो भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव चल रहा था, उसका लगभग जो है वो खात्मा हो गया था, अंत हो गया था। इससे विश्व में आतंक के संतुलन के स्थान पर हितों का संतुलन स्थापित हुआ। पूरे विश्व के अंदर देखिए, जब पूरे विश्व में दो महाशक्तियां भिड़ने पे एक दूसरे से खड़ी हुई थी ना, तो उस समय क्या होता है, पूरे छोटे छोटे देशों के लिए ना बहुत खतरा उत्पन्न हो जाता है ना। तो छोटे छोटे देशों में आतंक का संतुलन जो फैल रहा था, उसकी जगह पर जब शीत युद्ध का अंत हुआ तो हितों का संतुलन स्थापित हुआ। क्योंकि जब दो देश एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उससे अन्य छोटे देशों का भी फायदा होता है। ठीक है, इसने तृतीय विश्व युद्ध की संभावना को समाप्त कर दिया। ठीक, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद क्या हुआ, तृतीय विश्व युद्ध की संभावना जो है वो समाप्त हो गई थी। विश्व में अब सुरक्षा और विचारधारा के स्थान पर व्यापार और पूंजी निवेश के मुद्दों का विकास होने लगा। ठीक है, एक और, जब पहले शीत युद्ध से पहले या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बात सिर्फ सुरक्षा की होती थी, बात सिर्फ सैन्य शक्तियों की होती थी, तो उसके बाद क्या होने लगा, जब शीत युद्ध का अंत हुआ तो व्यापार की बात होने लगी, विकास की बात होने लगी, पूंजी की बात होने लगी, निवेशकों की बात होने लगी, है ना। आयात निर्यात, इन सब चीजों की बातें होने लगी, जिससे क्या हुआ, पूरे विश्व को कहीं ना कहीं फायदा मिला था। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये आपको एग्जाम के अंदर इलेबोरेट करके लिखने हैं। ठीक है, मैंने मेन मेन हेडिंग्स लिखी है जिनको मैं डिफाइन कर रहा हूँ बोल करके, लेकिन जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो इसको अपने शब्दों में आप इलेबोरेट करके लिखेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो सोवियत संघ तथा पश्चिमी राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सहयोग की भावना में वृद्धि हुई। जो भी पश्चिमी पश्चिमी राष्ट्र थे और सोवियत संघ से जो जुड़े हुए जितने भी देश थे, उनके बीच पारस्परिक सहयोग बना। ठीक है, सहयोग की भावना में वृद्धि हुई। सोवियत संघ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की सदस्यता सहायता प्रदान की गई, सदस्यता प्रदान की गई, और सदस्यता के साथ साथ उन्हें सहायता भी प्रदान की गई थी। क्योंकि जो है सैन्य शक्ति पर सोवियत संघ का बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था। ये कह सकते हैं कि सोवियत संघ जो है उस समय आर्थिक तंगी झेल रहा था। तो इन सबको देखते हुए जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो सोवियत संघ को जो है एक तो विश्व मुद्रा कोष या विश्व बैंक की सदस्यता मिली, फिर इसके साथ इसके बाद जो है इनको सहायता भी प्रदान की गई। ठीक है,
इससे निशस्त्रीकरण के प्रयासों में वृद्धि हुई। सबसे मेन बात ये थी, जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद सभी देशों ने, खास करके जो मुख्य देश थे उस समय, जो बड़े देश थे, उन्होंने निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। यानी कि जो नए नए शस्त्र बनाने की होड़ उस समय देशों में लगी हुई थी, उनको उन्होंने सिरे से नकारने का काम किया, उनको उन्होंने कम करने का काम किया। और इससे क्या होता है, देखिए, जब भी कोई देश शस्त्र बनाने की बात करता है या शस्त्रों को बनाने की होड़ लगती है ना, तो उससे क्या होती है, युद्ध होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो जब भी निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि कोई भी देश अगर नए प्रकार के हथियार, नए प्रकार के शस्त्र नहीं बनाएगा, तो युद्ध में कमी आती है। ठीक है, युद्ध की भावना ही उत्पन्न नहीं होती इससे। तो इससे क्या हुआ था, निशस्त्रीकरण के प्रयासों में वृद्धि हुई थी। अगला था, सोवियत संघ तथा अन्य साम्यवादी देशों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विकास हुआ। ठीक है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विकास होना बहुत जरूरी था उस समय, ताकि जनता पूर्ण रूप से भागीदारी बन सके सरकार के लिए, सरकार की नीतियों के लिए, सरकार के द्वारा जो विचारधारा शामिल की जा रही थी विश्व स्तर पर उस समय, उनमें शामिल होने के लिए। तो लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विकास हुआ शीत युद्ध समाप्त होने के साथ ही। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में भी वृद्धि हुई थी। कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उस समय शीत युद्ध से पहले, ठीक है, शीत युद्ध से पहले जो है, या ये कह सकते हो कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका थी उसको जो देश थे वो सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो संयुक्त राष्ट्र की जो संघ की जो भूमिका थी उसमें वृद्धि हुई, उसको लोग सीरियसली लेने लगे, उसकी बातों में अमल करने लगे। ठीक है, और इसके बाद एक बड़ी बात हुई थी कि विश्व में अमेरिका जो है एक प्रमुख शक्ति बन गया था। ठीक है, यूएसएसआर तो विघटन की ओर ही था, तो प्रमुख शक्ति बनकर कौन उभरा था शीत युद्ध के बाद, अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका उस समय की एक प्रमुख विश्व शक्ति बनकर उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले आंतरिक तथा बाह्य कारक क्या थे। ठीक है, भारत की विदेश नीति की बात करेंगे तो आंतरिक कारक की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे ऐतिहासिक कारक की। हम ऐतिहासिक कारक की बात करें तो भारत के जो पुराने जो नेता थे, जो उस समय के नेता थे जिनके द्वारा भारत की विदेश नीतियों का निर्माण किया जा रहा था, उनकी क्या विचारधाराएं थी उसको डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम। तो भारत के नेताओं ने हमेशा देश के अतीत के बारे में गहराई से अवगत किया है। ठीक है, गहराई से सोचा है कि भारत का इतिहास कैसा रहा है। भारत ने हमेशा न्यूट्रल अपना स्थान रखा है, उसने हमेशा स्वतंत्र नीति को अपनाया है, शांति और सहयोग की नीति को अपनाया है। ठीक है, तो एक ऐसी विदेश नीति का निर्माण किया गया था भारत का, या एक ऐसी विदेश नीति को बढ़ावा दिया गया था जो स्वतंत्र हो। ठीक है, शांति और सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित हो, यानी कि किसी भी ऐसे देश के साथ ना जुड़ना हो जो कि अशांति फैलाए, जो कि युद्ध फैलाए। ठीक है, इन्होंने ऐसी विदेश नीति को अपनाया था जो शांति और सहयोग को बढ़ावा दे। ठीक है, जो स्वतंत्र नीति हो। इसीलिए आपको पता होगा कि भारत ने गुट निरपेक्षता को ज्वाइन किया था। ठीक है, गुट निरपेक्षता को ज्वाइन किया था और अमेरिका और सोवियत संघ से अपने आप को अलग, तटस्थ रखा था। ठीक है, इस मुद्दे से अपने आप को बिल्कुल अलग रखा था, जिससे कि भारत भारत जो है शांति और सहयोग के सिद्धांत पर चल सके। राजनीतिक कारक की बात करें तो भारत की विदेश नीति अपनी घरेलू राजनीति से प्रभावित थी। ठीक है, प्रभावित होती थी, जिसमें इसकी सरकार की प्रकृति, सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा और सार्वजनिक राय शामिल थी। भारत की सरकार की लोकतांत्रिक प्रकृति का अर्थ था कि विदेश नीति के फैसले सार्वजनिक हो और विपक्षी दलों की जांच के अधीन हो। यानी जो भी भारत सरकार द्वारा विदेश नीति के फैसले लिए जा रहे थे वो एक तो सार्वजनिक होने चाहिए, और दूसरा जो भी विपक्ष के अंदर जो पार्टी बैठी हुई है ना, विपक्ष का जो दल है, वो भी उस चीज को भली भांति परिचित हो और वो भी उस नीति से भली भांति संतुष्ट होना चाहिए, तभी उस नीति को अपनाया जाएगा। देखिए, अभी हमने यूएसएसआर की बात की थी तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आई थी, यही तो प्रॉब्लम आई थी कि एक ही पार्टी रह गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और उसी के द्वारा उसके जो निर्णय थे, उसकी जो योजनाएं थी वो जनता पे थोपी जा रही थी। लेकिन भारत में ये अलग था, भारत में शुरू से ये चीज अलग रही है। उन्होंने ऐसी विदेश नीति को अपनाया है जिससे जो विपक्ष के अंदर बैठी हुई विपक्ष के अंदर बैठी हुई जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं उसको अपनाए, उसको माने, उसको जाने। ठीक है, तो मिली जुली, ये कह सकते हो कि सरकार के द्वारा एक मिली जुली प्रक्रिया तैयार की जाती है जिससे कि प्रत्येक पार्टी और भारत की प्रत्येक जनता जो है संतुष्ट हो सके। आर्थिक कारक की बात करें तो भारत की आर्थिक हितों ने अपनी विदेश नीति को आकार देने में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत का अहम रोल रहा है। ठीक है, विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का एक अहम रोल रहा है। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख देश बन गया है। इसके अन्य व्यापार के साथ साथ निवेश संबंधी विस्तारों की मांग हुई है। ठीक है, या मांग की है।
यूँ कह सकते हो कि आर्थिक देश में भारत ने सदैव एक अच्छे पहल या एक अच्छा कदम उठाया है, खुले बाजार की नीति को अपनाया है, ठीक है। उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया है, जिससे क्या हुआ है कि जो आर्थिक विकास भारत का हो पाया, जिस प्रकार से भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है, ठीक है, निवेश के क्षेत्र में भारत की जो वृद्धि हुई है वो अहम रोल निभाती है भारत की विदेश नीति में। बाह्य कारक की बात कर लेते हैं, किस प्रकार के बाह्य कारक है जो विदेश नीति को प्रभावित करते हैं भारत की। तो देखिए सबसे पहले आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। जो भी इंटरनेशनल संगठन है, यानी कि भारत की विदेश नीति में संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और ब्रिक्स जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसमें भारत ने अपने आप को एक्टिव रखा है, ये कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसकी सदस्यता प्रभावित करती है भारत की विदेश नीति को। भारत ने इन प्लेटफॉर्मों को अपनी रुचियों को बढ़ावा देने और वैश्विक मानदंडों और नियमों को आकार देने के लिए इसका उपयोग किया है, ठीक है। भारत ने अपनी रुचियों को बढ़ावा दिया है, इन संगठनों के साथ मिलकर के कार्य किया है, इन संगठनों का यूँ कह सकते हो कि इन संगठनों के साथ अपनी जो नीतियां हैं उसको बढ़ावा दिया है, ठीक है। अपनी जो भी भारत की जो आर्थिक नीति रही है, सामाजिक नीति रही है, राजनीतिक नीति रही है, इसको बढ़ावा दिया है। किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर के काम किया है, ठीक है। क्षेत्रीय मुद्दे की बात करें तो क्षेत्रीय मुद्दे भारत की विदेश नीति को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रभावित करते हैं। भारत की विदेश नीति क्षेत्रीय मुद्दों से प्रभावित होती है, जैसे अफगानिस्तान में चल रहे संघर्ष, ठीक है, पाकिस्तान के साथ चल रहा तनाव, चीन का उदय जो हो रहा है। भारत इस क्षेत्र में स्थिरता चाहता है, ठीक है। भारत चाहता है कि इस क्षेत्र में स्थिरता रहे, युद्ध का माहौल ना बने, ठीक है। शांति और सहयोग की भावना से हर एक मुद्दे को सुलझाया जाए और सुरक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश सदैव भारत ने की है। हालांकि इन सब चीज़ को करने के साथ साथ भारत ने अपने हितों की रक्षा भी की है। ऐसा नहीं है कि भारत ने अपने हितों की रक्षा नहीं की है, भारत ने सबके साथ साथ अपने हितों की रक्षा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, आता भी है, कि जे मार्गेंथोउ द्वारा दिए गए यथार्थवाद के 6 सिद्धांत की चर्चा करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता है एग्जाम के अंदर। तो मार्गेंथोउ ने 6 सिद्धांत दिए थे यथार्थवादी राजनीति के अंदर, ठीक है। अब ये पहले आप ये जानो कि जे मार्गेंथो थे कौन। ये एक राजनीतिक विचारक थे, जिन्होंने अपने विभिन्न सिद्धांत दिए राजनीति के अंदर, कि राजनीति किस प्रकार से प्रभावित करती है व्यक्ति को, ठीक है, जनता को, इन सबको किस प्रकार से राजनीति प्रभावित करती है। इन्होंने अपने इस सिद्धांत जो है यथार्थवाद के सिद्धांत दिए अपने। तो पहला जो इनका मार्गेंथो का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि राजनीति को प्रभावित करने वाले सभी कानून मानव स्वभाव में निहित है। यानी जो भी राजनीति को प्रभावित करने वाले कानून बनाए जाते हैं वो मानव स्वभाव के अंदर निहित होते हैं, ठीक है। दुनिया में मनुष्य जिन कानूनों के अनुसार काम करता है वे सार्वभौमिक हैं, यानी सार्वजनिक है, और हमारे नैतिक विश्वासों से इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि दुनिया में मनुष्य जिन कानूनों के लिए काम करता है, जिन कानूनों के अनुसार काम करता है, वो सभी सार्वभौमिक होते हैं और हमारे नैतिक विश्वासों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये राजनीति के संदर्भ में बात कही जा रही है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। दूसरा इन्होंने सिद्धांत दिया है कि राष्ट्रीय हित को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। जब भी हम राजनीति की बात करते हैं ना, तो हमें अब राष्ट्रीय हित को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, अपने राष्ट्र के हित को पहल रखना चाहिए, बल्कि ना कि अब जनता को अपने बारे में सोचना चाहिए, या फिर जो भी राजनेता राज कर रहा है उस समय उसे अपने हित के बारे में सोचना चाहिए। तो राष्ट्रीय हित को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। मार्गेथो ने राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में संबोधित किया है। जो राष्ट्रीय हित है, यानी राष्ट्र का जो हित है, वो एक शक्ति के रूप में कार्य करता है। राजनेता आमतौर पर अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए बल का प्रयोग का सहारा भी ले लेते हैं, ठीक है। यानी राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने के लिए जो उस समय की सरकार होती है वो बल के प्रयोग का सहारा भी जो है वो ले सकती है। मार्गेंथ्यू का मानना है कि परिस्थितियां राष्ट्रीय हित को प्रभावित करती हैं। तीसरा इन्होंने सिद्धांत दिया है कि जो राष्ट्रीय हित है उसको प्रभावित करती हैं परिस्थितियां, यानी सरकमस्टांसेस प्रभावित करते हैं कि किस प्रकार के डिसीजन आपको जो है राष्ट्रीय हित के लिए लिए जाने हैं, है ना। परिस्थितियों के अनुसार ही निर्णय लिए जाते हैं, यानी जो परिस्थितियां उस समय चल रही है उन परिस्थितियों के अनुसार ही ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो राष्ट्र के हित में होती है। सत्ता परिवर्तनशील परिस्थितियों के संदर्भ में ही संचित होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी निर्णय जो है किसी भी देश के द्वारा जब भी राष्ट्रीय हित के लिए निर्णय लिए जाते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से लिए जाते हैं और सिचुएशन के हिसाब से ही लिए जाने चाहिए। और सत्ता जो है वो परिवर्तनशील है, परिस्थितियों के संदर्भ में ही संचित होती है। यथार्थवाद,
चौथा इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है, इन्होंने कहा है कि विवेक को राजनीति में सर्वोच्च मूल्य माना जाता है। यानी कि जो आपका यथार्थ, यानी जो आपका उस समय का जो विवेक है, उस समय जो आपका दिमाग कितना एक्टिव है, ये सर्वोच्च है उस समय की राजनीति में। विवेक के बिना राजनीतिक नैतिकता नहीं हो सकती। यदि आप विवेक के बिना कोई कार्य कर रहे हैं, यानी बुद्धि का प्रयोग किए बिना कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो नैतिकता नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, मार्गेथो ने यथार्थवाद के सिद्धांत के अनुसार क्या बताया कि हर राष्ट्र के नैतिक मूल्यों या नियमों का दुनिया के शाश्वत सार्वभौमिक कानूनों के साथ स्थायी संबंध होना बहुत जरूरी है। यानी हर राष्ट्र, जो भी कोई राष्ट्र है, उसके नैतिक मूल्यों या नियमों का दुनिया के सार्वभौमिक कानूनों के साथ स्थायी संबंध होना चाहिए। यानी कि जो भी देश है, उसके द्वारा जो नैतिक मूल्य निर्धारित किए गए हैं, जो नियम निर्धारित किए जाए गए हैं, वो अन्य देशों के साथ भी जो है वो मिले जुले होने चाहिए। अन्य देशों के साथ भी है, उनके संबंध जो है वो ठीक होने चाहिए, उनके साथ मिला करके उन संबंधों को स्थापित करना चाहिए। यथार्थवाद प्रत्येक राष्ट्र को एक राजनीतिक निर्माता के रूप में देखता है, जो हमेशा सत्ता के माध्यम से अपने हितों का पीछा करता है ना। यथार्थवाद जो है वो प्रत्येक राष्ट्र को राजनीतिक निर्माता के रूप में देखता है। यानी जो भी प्रत्येक जो भी राष्ट्र है, वो राजनीतिक निर्माता के रूप में कार्य करता है, जो हमेशा सत्ता के माध्यम से अपने हितों का पीछा करता है। यानी कि सत्ता के माध्यम से वो अपने हितों का पीछा करता है। मार्गेथ्यो का जो लास्ट सिद्धांत दिया गया है, छठा सिद्धांत, वो क्या कहता है कि राजनीतिक के दायरे में स्वायत्तता में विश्वास करता है। यानी कि राजनीति के दायरे में अपने स्वयं के आपके निर्णय जो है वो बहुत मायने रखते हैं। स्वयं स्वयं के द्वारा जो आपके निर्णय, जो विचारधाराएं हैं, वो काफ़ी मायने रखते हैं। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में उतना ही स्वायत्त है जितना कि आर्थिक, नैतिक और कानूनी। यानी राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके स्वयं के निर्णय उतने ही कारगर हैं जितने कि आर्थिक क्षेत्र में है, नैतिक क्षेत्र में और कानूनी क्षेत्र में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले आपको यह समझना है शीत युद्ध है क्या। तो शीत युद्ध विश्व के इतिहास में एक ऐसा युद्ध था जिसमें शस्त्रों का प्रयोग नहीं हुआ था। शीत युद्ध एक विचारधारा थी, आपको पता हो तो शीत युद्ध एक प्रकार की विचारधारा थी जो दो देशों के बीच में चली थी उस समय, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में। इनमें फ्रंट में आकर के कोई सैनिक युद्ध नहीं होता था। ठीक है, ये एक विचारधारा द्वारा चलाया गया युद्ध था, और ना ही इसमें किसी प्रकार का खून खराबा हुआ था। यानी इसमें कोई सैन्य कार्रवाई नहीं हुई थी। यह तो एक ऐसा युद्ध था जिसका रण क्षेत्र मानव का मस्तिष्क था। जिसका जो रण क्षेत्र था, जो रणभूमि था, वो क्या था? वो मानव का मस्तिष्क था। यानी यहाँ पर आपकी जो नीतियां थी वो काम कर रही थी। किस प्रकार की नीतियों का प्रयोग करना है राजनीतिक क्षेत्र में, किस प्रकार की नीतियों का प्रयोग करना है आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है, निवेश के क्षेत्र में किस प्रकार की नीति को अपनाना है, ये सभी नीतियां अपनाई गई थी। लेकिन इसमें यहाँ पर आमने सामने का कोई युद्ध नहीं हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शीत युद्ध आखिर है क्या। शीत युद्ध, युद्ध का मतलब यहाँ पर ये नहीं था कि आमने सामने कोई सैन्य कार्रवाई हुई थी। कोई सैन्य कार्रवाई नहीं थी। रण क्षेत्र जो था वो मानव का मस्तिष्क था। यह विभिन्न देशों के संबंधों को घृणा से भर देने वाला युद्ध था। यानी कि जो विभिन्न देश इसके अंदर शामिल हुए थे ना शीत युद्ध के अंदर, उनके आपसी संबंध जो है वो खराब हो गए थे। वो एक दूसरे के लिए घृणित महसूस करते थे, एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते थे। एक दूसरे के लिए जो भावनाएं उत्पन्न हुई थी वो गलत भावनाएं उत्पन्न हो रही थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है विश्व दो गुट में बट गया था, ये आपको पता होगा। इन दो गुटों के बीच में शीत युद्ध चला था। एक ओर था पूंजीवाद और दूसरी ओर था साम्यवाद। पूंजीवाद में क्या था? अमेरिका और पश्चिमी देश थे सारे के सारे, ठीक है, अमेरिका और जितने भी पश्चिमी देश थे। और साम्यवाद में क्या था? यूएसएसआर। यूएसएसआर के अंदर क्या था? रसिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ये सभी साम्यवाद के अंदर थे। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। साम्यवादी का नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था। साम्यवादी जो गुट था उसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ, यूएसएसआर, ठीक है। यानी एक तरफ तो था अमेरिका और एक तरफ था यूएसएसआर। इनके बीच में शीत युद्ध चला था। ये दो महाशक्तियां और उनके आपसी संबंधों की अभिव्यक्ति का नाम ही शीत युद्ध था। यानी ये उस समय दो महाशक्तियां उभरी थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद। ये आपको पता होना चाहिए कि दूसरे विश्व युद्ध के साथ विश्व के सामने दो महाशक्तियां कौन सी बनी थी?
एक अमेरिका थी और दूसरी थी सोवियत संघ। ठीक है, तो ये दो महाशक्तियां थी जिनके आपसी संबंधों की अभिव्यक्ति, यानी जो उनके आपसी संबंध उस समय के बता रहे थे, या उनके आपसी संबंधों द्वारा जो अभिव्यक्त हो रहा था, वो था शीत युद्ध। शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण क्या थे? सबसे पहला अहम कारण था अणु बम का आविष्कार करना। ठीक है, अमेरिका क्या कर रहा था उस समय, जब उस समय विश्व के अंदर दो महाशक्तियां बन गई थी, एक अमेरिका थी, एक सोवियत संघ थी। अमेरिका क्या कर रहा था, सुपर पावर बनना चाह रहा था उस समय, और अमेरिका अंदर ही अंदर जो है विभिन्न प्रकार के अणु बमों का, ठीक है, परमाणु बम, अणु बम, इन सब का जो है अनुसंधान करता था, यानी इन सब की रिसर्च करता रहता था, इन सबको बनाता रहता था, ट्राई करता रहता था, ये सब कुछ चल रहा था अमेरिका के अंदर। ठीक है, इसकी जानकारी उसने ब्रिटेन को तो दे दी थी, किंतु सोवियत संघ को ये जानकारी जो है काफी देर से पता चली थी, जिसके कारण इनके बीच के जो संबंध थे, ठीक है, जो इनके बीच के संबंध थे वो खराब हो गए। ठीक है, यहीं से जो है शीत युद्ध की उत्पत्ति हो जाती है। जैसा कि आप इसको आप छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो कि दो महाशक्तियों के बीच में अगर एक महाशक्तियां लगातार परीक्षण कर रही है, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ावा दे रही है, ठीक है, और नए नए शस्त्रों का निर्माण कर रही है, और दूसरे महाशक्ति को इस चीज़ का पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के आपसी संबंध जो है वो खराब हो जाएंगे। इसी प्रकार के संबंध खराब हुए थे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, और यहीं से स्टार्ट हुई थी शीत युद्ध की कहानी। ठीक है, इससे सोवियत संघ और पश्चिमी राष्ट्रों की मित्रता में जो है दरार आ गई, यानी जो भी राष्ट्र अमेरिका के साथ थे, पश्चिमी देशों में थे उस समय, ठीक है, जो पश्चिमी देश थे, पश्चिमी राष्ट्र थे वो, और सोवियत संघ के साथ जो जुड़े हुए देश थे यूएसएसआर के साथ, उनके जो राष्ट्र, उनके जो मित्रतापूर्ण व्यवहार था जो उनका, वो खराब हो गया, उनमें दरार पड़ गई थी। दूसरा इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण था बर्लिन की नाकाबंदी कर दी गई थी। ठीक है, सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी कर दी, जिससे पश्चिमी बर्लिन और पश्चिमी जर्मनी के बीच यातायात के रास्ते जो हैं वो बंद हो गए थे, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो रेल हो, कुछ भी है, वो सारे रास्ते, आवागमन जो है वो बंद हो गया था। अब किसी देशों के बीच यदि रास्ते बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, उनके व्यवहार खराब हो जाएंगे, उनके बीच कोई व्यापार नहीं हो पाएगा, उनकी जनता का आपस में जो है विरोध हो जाएगा, आपस में जो है उनकी लड़ाई हो जाएगी। तो ये मेन रीजन था, बर्लिन की नाकाबंदी कर दी गई थी, किसके द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा। इन्होंने लंदन प्रोटोकॉल जो इनके बीच में हुआ था ना, इसका उल्लंघन कर दिया था 1948 में। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था शीत युद्ध की उत्पत्ति के कुछ विचारकों के मत। सोवियत संघ 1917 की साम्यवादी क्रांति रही। कुछ बहुत सारे राजनीतिक विचारक थे उस समय, ठीक है, वो अलग अलग मत दे रहे थे अपने, उनके मतों को ध्यान में रखते हुए भी देशों के बीच व्यवहार संबंध जो है वो खराब हुए थे। जिसमें से कुछ विचारकों ने कहा था कि जो 1917 में रूस में क्रांति हुई थी ना, ठीक है, ये भी अहम रोल निभा रही है। पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा सोवियत संघ के विरोधी वक्तव्य दिए जा रहे थे। जो भी पश्चिमी राष्ट्र थे वो विरोधी वक्तव्य दे रहे थे, किसके विरोध में, सोवियत संघ के विरोध में। ठीक है, उसकी शासन व्यवस्था को तानाशाही सरकार का लेबल दे दिया था। किन्होंने लेबल दे दिया था, पश्चिमी राष्ट्रीय द्वारा। पश्चिमी राष्ट्रीयों ने कहा था कि भाई जो यूएसएसआर के अंदर जो उस समय सरकार चल रही है वो एक प्रकार की तानाशाही सरकार चल रही है, जिससे भाई सोवियत संघ को बुरा लग गया। सोवियत संघ को बुरा लगेगा अगर कोई इसे टोकेगा, कोई इसे बोलेगा कि आपके यहाँ तो सरकार चल रही है, वो तानाशाही चल रही है। इससे क्या हुआ, उनके बीच के व्यवहार जो है वो और खराब होते चले गए। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो आपको पता ही है, दो महाशक्तियों को उदय हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ तथा अमेरिका दो शक्तिशाली राज्यों के दो शक्तिशाली जो है देश राज्यों के रूप में उदय हुए। अतः इनमें विश्व प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपसी संघर्ष होना ये तो स्वाभाविक था, अनिवार्य भी था और स्वाभाविक भी था। ठीक है, यानी कि जब देश में विश्व के सामने जब दो महाशक्तियां उभरी ना, सोवियत संघ और अमेरिका, तो दोनों के अंदर होड़ लग गई थी कि सबसे पहले सुपर पावर कौन बनेगा और कैसे बनेगा। तो इनके बीच आपसी संघर्ष हो गया, इस कारण भी जो है शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण मैंने आपको बताया जिसके द्वारा शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, छठे क्वेश्चन की। भारतीय विदेश नीति पर गुट निरपेक्षता की नीति के प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गुट निरपेक्षता की नीति आखिर थी क्या। गुट निरपेक्षता की एक तटस्थ नीति थी जिसको भारत ने अपनाया था। ठीक है, आज़ादी के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति के रूप में गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। तो भारत ने अपनी विदेश नीति में गुट निरपेक्षता के तत्वों को अपनाया, गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गया।
ठीक है, उस समय क्या चल रहा था, उस समय यूएसएसआर और अमेरिका के बीच एक तनावपूर्ण माहौल था। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक तनावपूर्ण संघर्ष चल रहा था। तो इनके किसी भी देश के साथ कैसा भी रिलेशन रखने से बच करके, यानी कि न्यूट्रल अपना पॉइंट रखा किसने, भारत ने अपनाया गुटनिरपेक्षता की नीति को। भारत ने अपनी विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की नीति के आधार पर अपनाई। ठीक है, तो इनके संघर्ष से दूर रहकर भारत ने विकास पर ध्यान दिया। ठीक है, एक तो पहले ही भारत भारत जो है वो आज़ाद काफ़ी देरी से हुआ था। तो भारत ने किसी भी गुट का साथ ना दे करके उसने अपना एक अलस्त गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया और विकास पर ध्यान दिया। इसके अतिरिक्त भारत ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन में शामिल होकर अपनी विदेश नीति काफ़ी हद तक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया था। यानी कि उन्होंने ये दिखाया था कि हमारी जो विदेश नीति है ना, वो अलग है। वो कहीं ना कहीं ऐसी विदेश नीति को अपनाया जो कि विकास की प्रगति पर चले। शिक्षा में सुधार हो, ठीक है, आर्थिक जगत में, आर्थिक क्षेत्र में सुधार हो, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में सुधार हो, तो ऐसी नीति को अपनाया था जिससे कि दो महाशक्तियों से वो दूर रह करके अपना विकास कर सके। सन 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला सम्मेलन गुटनिरपेक्षता का कहाँ हुआ था, सन 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के बाद से इसमें लगातार सदस्यों की संख्या बढ़ी है। इस समय भारत सहित गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लगभग 120 विकासशील देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष ये कह सकते हो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रही है आज तक विदेश नीति के तौर पे। अब भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का क्या प्रभाव पड़ा था, तो देखिए, शीत युद्ध की राजनीति में शामिल नहीं होना और अमेरिका या सोवियत संघ की किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ये भारत के लिए फायदेमंद था। तो भारत ने अपनी तटस्थ नीति अपनाई, गुटनिरपेक्षता की नीति। तो भारत शीत युद्ध में शामिल ना होकर के, किसी का मोहरा ना बन करके, अपना नुकसान ना करके भारत ने नीति अपनाई गुटनिरपेक्षता की, जिससे क्या हुआ, भारत शीत युद्ध में शामिल नहीं हुआ, उससे उसकी राजनीति को फायदा पहुंचा, भविष्य में उसकी राजनीति सुधरी। ठीक है, तो अमेरिका और सोवियत संघ से वो दूर रहा। इस मामले में जो देश अभी उपनिवेशवाद से आज़ाद हुए हैं, उनकी स्वतंत्रता का अनुसरण करना। ठीक है, जो भी देश जो है किसी भी देश के गुलाम थे, वो अगर उसी समय आज़ाद हुए हैं या उसके कुछ समय बाद आज़ाद हुए हैं, तो उनकी जो आज़ादी है उसका अनुसरण करना। जो देश अभी उपनिवेशवाद के चंगुल से नहीं निकल पाए हैं, उनकी आज़ादी के लिए प्रयत्न करना। तो इस प्रकार की नीति अपनाई थी किसने, भारत ने। सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, जो भी देश उस समय शस्त्र बनाने की होड़ में लगे हुए हैं, उसको ये दिखाना कि हमें नए शस्त्रों का निर्माण करने की जरूरत नहीं है, हमें एक ऐसे माहौल को उत्पन्न करना है जो कि सभी के लिए फायदेमंद हो, सभी के लिए सहयोग की भावना उत्पन्न करे, ना कि युद्ध की भावना। तो भारत ने निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। ठीक है, परमाणु निशस्त्रीकरण को भारत ने इस बात को रखा कि हमें विभिन्न प्रकार के नए नए अणु बमों, परमाणु बमों का निर्माण नहीं करना चाहिए, नए नए शस्त्रों का निर्माण नहीं करना चाहिए, और इसी नीति को अपनाना चाहिए जिससे कि विश्व के अंदर युद्ध का माहौल ना बने। वैश्विक स्तर पर सैन्य संघर्षों को हतोत्साहित करना तथा इससे दूरी भी बनाए रखना। वैश्विक स्तर पर जो भी किसी भी प्रकार का युद्ध हो रहा है, ठीक है, जो भी सैन्य कार्रवाई हो रही है किसी दूसरे देश पर, किसी भी देश के द्वारा, उससे दूर रहना। ठीक है, और ऐसी कार्रवाई का विरोध करना, ना करके उसका साथ देना। ठीक है, रंग भेद की नीति का विरोध करना। उस समय आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के अंदर रंग भेद की नीति काफ़ी तीव्र थी। काले और गोरे वाली नीति आपको सभी को पता ही होगा, ये अमेरिका में भी चली थी काफ़ी दिनों तक, दक्षिण अफ्रीका में भी खूब चली थी। तो इस रंग भेद की नीति का विरोध जो है भारत ने खुल करके किया था। वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों के संरक्षण पर इन्होंने बल दिया था। भारत ने जब भी बात करी ना विदेश नीति की, तो उन्होंने विकास की बात करी, सहयोग की बात करी, आर्थिक उन्नति की बात करी, निवेश की बात करी, ठीक है, तकनीकी की बात करी। तो इस प्रकार के तौर तरीके या इस प्रकार की विदेश नीति भारत ने अपनाई, अपनी हमेशा मानव के अधिकारों के संरक्षण पर बल दिया है, ना कि सैन्य कार्रवाई को। तो ये भारत की नीतियां थी जो प्रभावित करती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि समकालीन वैश्विक राजनीति में भारत एक महान ताकत के रूप में उभरा है। आज के समय की बात करें, यानी समकालीन समकालीन कहते हैं आज के समय को, आज के समय की बात करें तो भारत जो है वो एक महान शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो इसको हमें डिस्कस करना है। भारत एक उभरती हुई शक्ति, भारत ने आज़ादी के पश्चात, देखिए भारत एक उभरती हुई शक्ति है यहाँ, तो भारत ने आज़ादी के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नीतियां अपनाई हैं, चाहे वो राष्ट्रीयकरण की हो, हरित क्रांति की हो, उदारीकरण की हो, निजीकरण की हो, निजीकरण के विषय की हो, या शीत युद्ध काल में गुट निरपेक्षता की नीति हो। ठीक है, विश्व में शांति, राष्ट्र की प्रगति के विषय में स्वयं को हमेशा भारत ने केंद्रित रखने की चाह रखी है। आज भारत को एक तेजी से उभरती हुई सुपर पावर शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। तो भारत ने हमेशा ही, चाहे वो कोई भी क्षेत्र रहा हो, चाहे वो हरित क्रांति का रहा हो, हरित क्रांति जुड़ा हुआ था हमारे कृषि क्षेत्र से, ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र से जुड़ा था। ठीक है, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से उदारीकरण की और निजीकरण की नीति हो, या शीत युद्ध के दौरान जो गुट निरपेक्षता की नीति हो, भारत ने सदैव अपनी एक ऐसी नीति अपनाई है। भारत ने सदैव हमेशा एक इस दृष्टि से कार्य किया है कि राष्ट्र की प्रगति हो और विश्व में शांति बनाए रखे। ठीक है, तो इस प्रकार की नीति से भारत कहीं ना कहीं डे बाय डे अपने आप को जो है वो ऊपर की ओर ले जाता नजर आया है। तो ऐसी तेजी से उभरती हुई सुपर पावर के रूप में भारत को आप देख सकते हैं आज के समय में। चाहे आप कृषि के विकास की बात करें तो देखिए कृषि के विकास में विभिन्न प्रकार की बुलंदियों को छुआ है। ठीक है, आयात को बढ़ाया है, निर्यात को बढ़ाया है। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में भारत ने विभिन्न प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल करके अपने निर्यात को बढ़ाया है। उद्योग जगत की बात करें तो उद्योग जगत में भी भारत ने अपने आप को कहीं ना कहीं आगे रखा है। विभिन्न प्रकार के देशों के साथ, विभिन्न अलग अलग देशों के साथ विभिन्न प्रकार के उद्योग जगत के क्षेत्र में विकास किया है। जीडीपी की बात करें तो लगातार भारत की जीडीपी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। अन्य देशों के साथ व्यापारिक अच्छे संबंध बनाए हैं। सैन्य सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयास किए हैं, अनेक नई नई चीज़ों का इस्तेमाल किया है, अनेक नए नए उपकरणों को परचेज किया है। ठीक है, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति की है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये दर्शाती है कि जो भारत है ना, आज का जो भारत है वो कहीं ना कहीं प्रगति की ओर अग्रसर है। कहीं ना कहीं जो आज का जो भारत है वो जो विश्व का जो पटल है वहाँ पर अपना अभिन्न योगदान दे रहा है, वहाँ पर अपने आप को अलग तरीके से जो है प्रस्तुत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत जो है एक सुपर पावर देश के रूप में उभर रहा है आज के समकालीन समकालीन समय की अगर हम बात करें तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की रूपरेखा और इसके क्या कारण थे। द्वितीय विश्व युद्ध की रूपरेखा को डिस्कस करेंगे, उसके कारणों को डिस्कस करेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो 1939 से 45 तक चला था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध लगभग 6 वर्ष चला। कितने वर्ष चला था? 6 वर्ष तक चला था। यह किन के बीच चला था? यह धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच चला था। अब धुरी राष्ट्र में उस समय कौन कौन था? जर्मनी था। ठीक है, जर्मनी था, इटली था, जापान था। और मित्र राष्ट्र क्या कौन कौन से थे? फ्रांस, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन के कुछ पार्ट थे। इनके बीच में क्या चला था? द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। युद्ध में 4 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे। देखिए युद्ध में किसी का भला नहीं होता, हमेशा हानि होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए युद्ध में कि सबसे बड़ी हानि क्या हुई थी? मनुष्य की हानि हुई थी। ठीक है, लगभग 4 करोड़ लोग मारे गए थे इस युद्ध के अंदर। उस समय विश्व की जनसंख्या का लगभग वो 3% थी। 3% विश्व की जनसंख्या सीधे सीधे युद्ध के अंदर मारी गई थी। ठीक है, तो इससे कह सकते हो ये किसी की हानि नहीं थी, ये मनुष्यता की हानि थी। ठीक है, इससे सीधे सीधे मनुष्य के जीवन काल को नुकसान पहुंचा था। यह इतिहास में अब तक का सबसे रक्त रंजित और लंबे समय तक चला युद्ध था। यानी 6 साल तक चलने वाला युद्ध सबसे लंबा युद्ध था ये अब तक का। इससे लंबा युद्ध अब तक जो है विश्व के अंदर नहीं लड़ा गया था। तो सबसे लंबा युद्ध था जो लगभग 6 वर्ष की अवधि तक लड़ा। और इसके अंदर रक्त रंजित यानी कि बहुत जान मान की हानि का जान माल की हानि हुई थी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। लगभग 4 करोड़ लोग मारे गए थे। लाखों का नुकसान, लाखों की सैन्य कार्रवाई जो एक दूसरे के देशों के बीच में हुई थी। ठीक है, पूरे विश्व को जो है इसका जो है ना बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिला था। और अंत आते आते तो आपको पता ही होगा क्या हो गया था कि अमेरिका ने जो है जापान पर जो है वो गिरा दिए थे। जापान पर
परमाणु बम गिरा दिए थे नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर, जिसका परिणाम आज भी जापान जो है वो भुगतता है। अब ऐसा हुआ क्यों था? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे? देखिए, वर्साई की संधि सबसे पहले कारण तो ये था, वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के भविष्य का फैसला करने के लिए बैठक की। ठीक है, जो मित्र राष्ट्र थे कौन कौन थे? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इन सब ने मिलकर जर्मनी के भविष्य का फैसला करने की बैठक की थी। यानी जर्मनी का भविष्य ये डिसाइड ये करेंगे। तो जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा मजबूरन। ऐसा मजबूरन हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना, मजबूरन जर्मनी को जो है वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा, और उसे जो है उसके ऊपर भारी सैंक्शन लगा दिए गए थे। उस युद्ध के लिए अपराध स्वीकार करना पड़ा उसे, युद्ध के लिए, ठीक है, उसे युद्ध के लिए अपराध स्वीकार करना पड़ा। भारी मुआवजे का भुगतान करना पड़ा। किसको? जर्मनी को। जर्मनी को। और जर्मनी को ये इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी कि वो अधिकांश, जर्मनी को अपना अधिकांश क्षेत्र तो गंवाना पड़ा ही, यानी काफ़ी सारी भूमि का नुकसान तो उनको हुआ ही, उसके साथ साथ जो है उस पर एक सैंक्शन लगा दिया कि 1 लाख से बड़ी सेना आप नहीं रख सकते। ठीक है, 1 लाख से बड़ी सेना जो आप नहीं रखेंगे। तो ये इस प्रकार के सैंक्शन जो है जर्मनी के ऊपर लगाए गए। तो इससे क्या हुआ था? इससे रोष फैल गया जर्मनी के अंदर, जिससे कि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ना जो है वो तय हो गया था उसी समय। उसके बाद सबसे बड़ा कारण था आर्थिक महामंदी। महामंदी का दौर था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैसे ही आर्थिक महामंदी आ गई थी। व्यापार जो है वो निम्न स्तर पर चला गया था। बेरोजगारी पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई थी, तो महामंदी थी। महामंदी ने वर्ष 1929 में पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। ठीक है, 1929 में पूरी दुनिया इससे अफेक्टेड हुई थी। मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई थी। आपको पता ही होगा, जब भी मंदी आती है तो अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है। व्यापार में घाटा गया, व्यापार घटता गया, ठीक है, घाटा नहीं, घट गया, घटता गया। व्यवसाय बंद हो गए, कीमतें गिर गई, बैंक विफल हो गए, बेरोजगारी बढ़ी। तो उससे क्या हुआ? जनता में रोष उत्पन्न हो गया, जनता के अंदर। जब ये सब कुछ होगा तो क्या होगा? युद्ध ही होगा। ठीक है, जनता के अंदर गुस्सा बढ़ेगा, जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी, तो जनता किसकी ओर बढ़ेगी? युद्ध की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण था आर्थिक महामंदी। उसके बाद कट्टर राष्ट्रवाद का उत्पन्न हो चुका था उस समय। कट्टर राष्ट्रवाद क्या था? प्रत्येक जो राष्ट्र था वो अपनी राष्ट्रीयता को लेकर के सर्वोच्च मान रहा था। ठीक है, अपनी राष्ट्रीयता को सर्वोच्च मान करके, अपने धर्म को सर्वोच्च मान करके कट्टर राष्ट्रवाद का उस समय उदय हो गया था, जिससे युद्ध होना स्वाभाविक था। अनेक देशों में लोकतंत्र विरोधी सरकारों के विकास का कारण द्वितीय विश्व युद्ध। जो बहुत सारे उस समय देश थे ना, उस समय वो किसके अधीन कार्य कर रहे थे? सेना के अधीन कार्य कर रहे थे। ठीक है, जब भी किसी देश को अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा, सैन्य तरीके से चला जाएगा, तो वो देश जो है वो युद्ध की ओर अग्रसर होगा। तो उस समय क्या हो रहा था? बहुत सारे देशों के अंदर लोकतंत्र विरोधी सरकार थी। लोकतंत्र यानी जनता का ओपिनियन वो जानना ही नहीं चाहते थे, वो सिर्फ अपने तरीके से सत्ता को चलाना चाहते थे। तो लोकतंत्र विरोधी सरकारें भी इसमें अहम रोल निभा रही थी द्वितीय विश्व युद्ध को आयोजित करने में। उधर हिटलर ने वारसाई की संधि की निंदा की। ठीक है, हिटलर जर्मनी का ही था, आपको पता ही होगा। तो हिटलर ने वर्साई की संधि की निंदा की। शांति संधि की उपेक्षा करते हुए तत्काल जर्मनी की सेना और हथियारों को बढ़ाना उसने जो है शुरू कर दिया था। तो पहल तो जर्मनी से हो ही गई थी, जिस प्रकार जर्मनी के ऊपर सैंक्शन लगाए गए थे। और हिटलर ने क्या किया? उस सब की निंदा करते हुए उसने सैन्य कार्रवाई करनी जो है स्टार्ट कर दी। नए नए हथियारों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया था। जिससे क्या हुआ? जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की उत्पत्ति हुई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जो मैंने आपके सामने रखे कि किन कारणों की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध जो है स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर आपकी ये वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।